नाज़रीन करام, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज़ हम आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और आने वाली दुनिया के लिए वो चीज़ आसान करके भी दिखा दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था। और इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की इस सलाहियत को देखकर लोग ये समझते थे कि जो आइंस्टाइन के पास दिमाग है, शायद वो आम इंसानों से बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो आम लोगों के पास नहीं होता। और शायद नाज़रीन कराम, इस बात का अंदाज़ा आइंस्टाइन को खुद भी था और वो इसी वजह से नहीं थे चाहते कि उनके मरने के बाद उनकी किसी भी चीज़ का जायज़ा लिया जाए, बल्कि उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया, उसने चुपके से आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया था, क्योंकि उसे ये जानने की बहुत ज़्यादा बेचैनी थी कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के दिमाग में है क्या। नाज़रीन कराम, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, आइंस्टाइन का दिमाग चुराने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर थॉमस आर्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले इंजाम से ज़्यादा इस दिमाग के साथ तहकीकात करने की फिक्र थी। कुछ दिनों के बाद जब हॉस्पिटल को डॉक्टर के इस काम का पता लगा तो डॉक्टर थॉमस आर्वी को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन डॉक्टर थॉमस किसी न किसी तरह आइंस्टाइन के बेटे हंस ऑर्बिट से ये चीज़ की इजाज़त लेने में कामयाब हो गए कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीकात करना चाहते हैं और इनमें छुपे हुए राजों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद अब शुरू होता है नाज़रीन कराम इस ब्रेन का एक लंबा तरीन सफ़र। डॉक्टर आर्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम करना ही जानते थे। ये सिर्फ और सिर्फ उनका ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के दिमाग पर रिसर्च कर पाएंगे। अब नाज़रीन कराम, कंडीशन ये थी कि डॉक्टर थॉमस आर्वी अपनी जॉब से भी हाथ धो चुके थे और अपने ओहदे को भी छोड़ चुके थे। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर आर्वी अपने पास रख चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए थे, जहां पर उन्होंने ब्रेन की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एंगल से पिक्चर्स ली और फिर उसको 240 पीसों में काट कर अलग-अलग जार में रख के उसको अपनी बेसमेंट में रख दिया था। इसी मसले को लेकर डॉक्टर आर्वी का अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उसकी बीवी हर वक्त ये कहती रहती थी कि वो इन ब्रेन्स को उठाकर कहीं बाहर फेंक देगी। एक दिन ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डिवोर्स लेकर एक दूसरे से अलहदा होना पड़ गया और डॉक्टर आर्वी ब्रेन को लेकर कैंसस के शहर विचडा में चले गए, जहां पर वो एक बायोलॉजिस्ट लैब में सुपरवाइजर की जॉब करने लग गए थे। और यहाँ पर वो अपने फारिग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते थे। इसके बाद उन्होंने कई जॉब्स छोड़ी और कई जॉब्स की और इस ब्रेन को लेकर मुख्तलिफ शहरों में घूमते रहे। कई साल गुजरने के बाद भी डॉक्टर आर्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर पाए, उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया था। और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ गई थी। तभी उन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि उन्होंने ये किया कि ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स को दुनिया के मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिस्ट के पास इस ब्रेन की तहकीकात और इस पर रिसर्च करने के लिए भेजेंगे, और लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रेन चोरी होने के 30 साल के बाद 1985 में आइंस्टाइन के दिमाग पर एक स्टडी जारी की गई थी। इसके बाद अगले 28 सालों तक न्यूरोलॉजिस्ट ने इस पर कई स्टडीज जारी की
जिसमें यह बताया गया था कि आइंस्टाइन का ब्रेन किसी आम इंसान से काफी मुख्तलिफ था। सबसे ज्यादा डिफरेंट ब्रेन के कॉर्पस क्लोसम वाले हिस्से में पाया गया था। नाज़रीन, यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि इंसानी दिमाग दो हिस्सों पर डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी करने का सोचता है वो पहले इंसान के दिमाग में प्रोसेस होता है और उसके बाद ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है वो काम करने के। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ज़्यादातर इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, सुनने, मैथमेटिक्स के काम करने और लिखने वगैरह के कामों में इस्तेमाल होता है, और जबकि राइट साइड वाले ब्रेन में क्रिएटिविटी, म्यूजिक को समझने की सलाहियत, चीज़ों को समझने की सलाहियत होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस कोलोसम का क्या काम है। फर्ज कर लें नाज़रीन कराम कि आप या मोबाइल फ़ोन पर या कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं और इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में मसरूफ़ हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है और कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारा उल्टा हाथ टाइप कर रहा है। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो फौरन ही राइट हैंड ने जाकर उसे बैक स्पेस किया और उस मिस्टेक को रेज कर दिया। इसका यह मतलब हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो उसने फौरन लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल देकर वो मिस्टेक करेक्ट करवा दी। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज़ से आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसे कॉर्पस कोलम्बस कहा जाता है, और आइंस्टाइन का ये आम इंसान से बहुत ज़्यादा बड़ा था, यानी कि उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन के दिमाग का पैटर्न भी आम इंसान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था, और रिसर्चर्स का मानना है कि इसी की वजह से ब्रेन में न्यूरॉन का फ्लो भी काफ़ी बेहतर। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो के होने का मतलब यह है कि इनकी मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन की पावर बहुत अच्छी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन मैथमेटिक्स की काफ़ी सिचुएशंस को बगैर पेन के सॉल्व करने की सलाहियत रखते थे। न्यूरॉन ज़्यादा होने की एक और वजह भी पेपर्स में बताई गई थी। जब आइंस्टाइन का दिमाग का वजन किया गया तो उसका वजन था 1230 ग्राम, जबकि आम इंसान के दिमाग का वजन होता है 1400 ग्राम। रिसर्चर्स का कहना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। और नाज़रीन कराम, सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं पर मौजूद था कि आइंस्टाइन ऐसा दिमाग लेकर ही पैदा हुए थे या फिर पैदा होने के बाद इनके दिमाग के साथ ये चेंजिंग की गई थी। जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो पैदा होने के पूरे 5 साल तक वो बोल नहीं सकते थे, और जबकि दूसरे नॉर्मली बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया था तब भी वो ज़्यादा बोला नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहा करते थे। उनको चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर बहुत कम थी, यहाँ तक कि उन्हें सिंपल मैथ के टेबल भी याद नहीं रहते थे। वो मैथ और नंबर्स को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि चीज़ों को रट्टा लगाने में। स्कूल में आइंस्टाइन हर सब्जेक्ट में फेल होते थे, लेकिन मैथ और साइंस में ये सबसे पहली पोजीशन हासिल करते थे। जब आइंस्टाइन 12 साल के हुए तो एक फैमिली टीचर अपनी जियोमेट्रिक की बुक इनके पास भूल गए थे। हैरत अंगेज तौर पर आइंस्टाइन एक ही दिन में वो पूरी बुक पढ़कर अपने जियोमेट्रिक के मसलों को हल कर चुके थे। ना सिर्फ इतना ही, 14 साल की उम्र में वो इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलेशन के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में आइंस्टाइन की इतनी मजबूत ग्रिप थी कि जब वो क्लास में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर भी घबराना शुरू कर देते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर ऐसे सवाल होते थे जो टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाया करते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, और इसी वजह से उनको PhD की डिग्री
اور ہیومینٹی کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرنے کی صورت میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج بھی آئنسٹائن کی ان تھیسس کے بنا سائنس ادھوری ہے۔ کئی ڈاکٹر اور ریسرچرز نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا دماغ ان کے پیدا ہونے کے بعد ہی اتنا تیز ہوا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب کسی بھی سوال کا انہیں جواب نہیں ملتا تھا تو وہ اپنے دماغ کو لڑا کر ہی اس سوال کا جواب نکالتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی ایسا کرنے سے ان کا برین اسی طرح ہی ڈیولپ ہوتا گیا تھا۔ آج بھی آئنسٹائن کا یہ ایکسٹرا آرڈنری برین امریکہ کے ایک میوزیم میں موجود ہے، جس کو بڑی حفاظت سے وہاں پر رکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔